सालों पुरानी बात है। नागपुर नाम के एक गाँव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम रानी तो दूसरी का नाम शिवानी था। बचपन में ही उनके पिताजी उनको छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और उनकी माँ गुंजन घर में ही सिलाई का काम किया करती थी। उनकी माँ गुंजन खुद भूखी रहकर अपनी दोनों बेटियों का पेट भरा करती थी। इसलिए एक दिन अचानक रानी और शिवानी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग सिधार जाती हैं। फिर जब दोनों बहनें घर पर आती हैं, तो वो अपनी माँ को यूँ जमीन पर गिरा देखकर हैरान हो जाती हैं और वो अपनी माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और फिर वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। गुंजन के जाने के बाद रानी और शिवानी के ऊपर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन शिवानी किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी बहन को भी चुप कराकर उसे समझाती है। फिर दोनों बहनें किसी तरह खुद को संभाल लेती हैं और शिवानी भी अपनी माँ की तरह सिलाई का ही काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रात, दीदी कब तक काम करती रहोगी? चलो उठो, खाना खा लो दीदी, बहुत रात हो चुकी है, अब बाकी का काम कल कर लेना। रानी तू खाना खाकर सो जा, मुझे अभी भी एक लहंगा सिलना बाकी है। अगर मैं सिलाई नहीं करूँगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और खाना खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही ना, मेरी प्यारी गुड़िया। ठीक है मेरी प्यारी दीदी, मैं भी आपके कपड़े सिलने में आपकी मदद करती हूँ। और इसी तरह से दोनों बहनें मिलजुल कर आपस में काम करने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थीं। तभी एक औरत उन दोनों के घर पर आती है और उन्हें आवाज देती है, शिवानी, अरे ओ शिवानी। अरे आंटी जी नमस्ते, अंदर आ जाओ, मैं दीदी को अभी बुला कर लाती हूँ। उसके बाद रानी अंदर जाकर शिवानी को लेकर आ जाती है। तभी वो औरत कहती है, और बताओ शिवानी, प्रियल का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ आंटी, सिल गया है लहंगा। आखिर मैं अपनी सहेली की शादी कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद शिवानी अंदर जाती है और प्रियल का लहंगा लेकर बाहर आती है। ये लीजिए आंटी जी, आपका लहंगा। ठीक है, शुक्रिया बेटी। सुनो, प्रियल ने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है। हाँ आंटी जी, हम दोनों शादी में जरूर आएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों बहनें जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो तेरी भद्दी सी शक्ल है और ऊपर से ये फटे पुराने कपड़े। सुन, एक तो मैं ये तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, क्या पता शादी में तुझे कोई पसंद ही कर ले, वरना ऐसी गरीबी और रंग रूप के कारण तुम दोनों का विवाह होने से रहा। मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं। आंटी जी की कड़वी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी प्यारी दीदी, आंटी जी की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है बोलना। देखना दीदी, हमारी भी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी, वो भी किसी राजकुमार से। ये सुनकर शिवानी चुप हो जाती है और फिर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और प्रियल की शादी का दिन आ जाता है। उस दिन दोनों बहनें अपने सबसे अच्छे अच्छे कपड़े निकालकर पहन के तैयार हो जाती हैं। अब देखना रानी, आंटी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और शायद हमें कोई लड़का भी पसंद कर ले। फिर वो दोनों शादी में पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें देखकर प्रियल की दादी मुंह बनाते हुए बोलती हैं, हाय रे दैया, ये कैसे बेरंगे से कपड़े पहने हैं तुम दोनों बहनों ने। अपनी खास सहेली की शादी में ऐसे बेरंग सूट पहनकर आता है कोई भला? हमारे घर में शादी है, कोई मातम नहीं मनाया जा रहा जो तुम दोनों बहनें ऐसे बेरंगे से कपड़े पहनकर आई हो। आखिर तुम दोनों बहनें अपनी गंदी सी शक्ल लेकर इस शादी में आ ही गई।
आखिर लड़के वाले क्या सोचेंगे? तुम मेरी बेटी का घर बसने दोगी कि नहीं? खुद का घर तो बसने से रहा, मेरी बेटी का भी घर बिगाड़ कर रहोगी क्या? ये सब सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। भागते भागते वो गांव की नदी के किनारे आ जाती है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। बस अब बहुत हो चुका, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बदसूरत हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो गांव वालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया है। ऐसा कहकर शिवानी नदी में कूदने के लिए जब अपना पैर आगे बढ़ाती है तो तभी नदी के अंदर ही अपने आप एक रास्ता बन जाता है। अरे ये क्या? अचानक से नदी के बीच में रास्ता कैसे बन गया? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, शिवानी तुम इस नदी के रास्ते से मेरे पास आ जाओ। शिवानी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो उस रास्ते से चलते हुए नदी के बीच में पहुंच जाती है। तभी नदी से फिर से आवाज आने लगती है, डरो मत शिवानी, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं सच्चे और अच्छे मन वाले लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया और पहली बार तुम यहाँ पर आई हो और तुम मुझे नेक और सच्ची लगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? फिर शिवानी ने रोते हुए अपनी सारी बातें जादुई नदी को बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है और जो भी तुम इससे मांगोगी ये सोने का लहंगा तुमको वो सब कुछ दे देगा। ये सुनकर शिवानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शिवानी नदी का शुक्रिया अदा करके वो सोने का लहंगा ले लेती है और उसे लेकर अपने घर जाने लगती है। जब वो सोने का लहंगा लेकर अपने घर आती है तो उसकी बहन सामने उदास खड़ी होती है। दीदी आप शादी छोड़कर कहाँ पर चली गई थी? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। अरे ये सोने का लहंगा किसने दिया है आपको दीदी? ये लहंगा मुझे एक जादुई नदी ने दिया है। ये एक जादुई सोने का लहंगा है। जादुई सोने का लहंगा? ये कैसे हो सकता है? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। हे जादुई सोने के लहंगे, हमें पैसे दे दो। तभी जादुई सोने के लहंगे से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पैसों की बारिश होने लगती है। अरे वाह दीदी, ये तो सच में ही जादुई सोने का लहंगा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। उसके बाद शिवानी उस जादुई सोने के लहंगे को पहन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और परी की तरह लग रही हो। देखना दीदी, आपकी भी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाएगी। अब हमारे पास एक जादुई सोने का लहंगा है। अब हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों बहनें जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांग लेती हैं और उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। साथ ही वो जादुई सोने के लहंगे की मदद से गरीब लोगों की भी सहायता करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों बहनें गरीब लोगों में अनाज और कपड़े बांट रही थीं कि तभी वहाँ से उस राज्य के दोनों राजकुमार गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर रानी और शिवानी पर जाती है। उन्हें देखते ही उन्हें पहले ही नजर में उन दोनों से प्यार हो जाता है। फिर वो घोड़े से नीचे उतरते हैं और उन दोनों बहनों के पास जाते हैं और उन्हें वहीं पर प्रपोज कर देते हैं। ये सुनकर रानी और शिवानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो शर्माकर उन दोनों को हाँ कर देती हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद दोनों राजकुमार रानी और शिवानी से शादी कर लेते हैं और वो चारों हंसी खुशी से महल में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।
ये कहानी है माया नगरी की, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थीं। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे बैठता था। उन्हीं में से एक थी प्रिया। प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि अपनी चाची और चाचा के साथ रहा करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी, जिसका नाम कामिनी था। प्रिया की चाची और कामिनी दोनों प्रिया से घर का सारा काम करवाती थी, क्योंकि प्रिया एक अनाथ लड़की थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। उसकी चाची और कामिनी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। घर का सारा काम करवाना और साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी उसे रोज रोज की जिल्लतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी थी। प्रिया घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ कि आकर मेरा सर दबा दे। दर्द के मारे फटा जा रहा है, लेकिन ये है कि परवाह ही नहीं है इसे मेरी। चाची जी, वो मैं खाना खा रही थी। खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए। एक मैं ही थी दयालु, जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा खाना पीना और कपड़े वगैरह सब मेरे एहसान की वजह से हैं, वरना आज कहीं भीख मांग रही होती। अभी दबा देती हूँ आपका सर। इतना बोलकर प्रिया अपनी चाची का सर दबाने लगती है। तभी वहाँ कामिनी आ जाती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया काम चोरी करने का मौका। हाँ? मुझे खाना कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप। दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ भी मत बोलो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी गिले शिकवे हैं, वो आप मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। ओहो, तो इतना बुरा लग रहा है अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर। यहाँ तुझे मुफ्त का खाना मिलता है ना, तो काम करेगी तभी मिलेगा, समझी? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। और हाँ, मम्मी का सर दबाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। मेरी कमर में बहुत दर्द है। प्रिया कामिनी को खाना देने जाती है। खाना देने के बाद प्रिया अपनी चाची के कमरे में जाती है और उनका सर दबाने के बाद प्रिया अपनी बहन कामिनी के कमरे में जाती है और फिर उसकी सेवा पानी करने लगती है। ऐसे ही प्रिया की जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। कुछ दिनों बाद माया नगरी के राजकुमार एक घोषणा जारी करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। माया नगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियों को उसमें हिस्सा लेना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे विवाह करेंगे, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब। ये घोषणा सुनते ही माया नगरी की बहुत सी लड़कियाँ इस सुनहरे अवसर के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। उन्हीं में से शामिल थी प्रिया की बहन कामिनी। ये घोषणा सुनने के बाद प्रिया की चाची अपनी बेटी कामिनी और प्रिया से कहती है, अरे ओ निकम्मी प्रिया, अब मेरी बेटी कामिनी की शादी होने वाली है
वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। राजकुमार से? वो भी दीदी की शादी? हाँ हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना भी होगा तो वो उन 10 लड़कियों में से मेरी ही बेटी को पसंद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं महल में जाऊँ तो राजकुमार की निगाहें बस मुझ पर ही टिक जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें और वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दें। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। और हाँ प्रिया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए चंदन का उपटन बना दे। उसके चेहरे पर लगाना है ताकि इसके चेहरे की रंगत और निखर जाए। प्रिया कामिनी के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ निकम्मी, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ, इसे भी उपटन में डाल दे। इसे लगाते ही मेरी बेटी की खूबसूरती और निखर जाएगी। चाची, लेकिन अगर केमिकल डालने से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे अच्छा बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से जलती है। तू तो चाहती ही है कि उसका विवाह राजकुमार से ना हो। उसकी चाची जबरदस्ती उस समय वो केमिकल उस उपटन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कामिनी अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसके चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं। कामिनी गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी गुस्से में प्रिया को मारने पीटने लगती हैं। प्रिया रोते हुए छत पर जाती है और आसमान में तारों को देखते हुए उनसे बातें करते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी? आखिर मेरी क्या गलती थी? मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने तो चाची को मना किया था कि उसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही केमिकल डाला। और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर क्या गलती है? काश कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजाती और संवारती और राजकुमार के महल में जाती और राजकुमार मुझे देखते तो मैं अपने आप को कितना खास समझती। इतना बोलकर प्रिया रो ही रही होती है कि तभी आसमान से एक परी आती है जो प्रिया से कहती है, प्रिया, क्या हुआ बेटा? आप कौन हो? मैं परी हूँ और मुझे पता है कि तुम किस मुसीबत से गुजर रही हो। प्रिया परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी जादू से प्रिया को एक जादुई सोने का लहंगा देती है और उससे कहती है, तुम भी राजकुमार के महल में जाना चाहती हो तो तुम इस लहंगे को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएंगे क्योंकि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और ये लहंगा पहनने के बाद तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी। और ये एक जादुई लहंगा है, तुम इसे संभाल कर रखना। कभी भी किसी भी बुरे के हाथ में ये लहंगा नहीं आने देना, क्योंकि अगर किसी बुरे ने इस लहंगे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की
तो ये उस पर अपना उल्टा जादू कर सकता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए इस लहंगे को बुरे लोगों से बचा कर रखना। परी लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो दिन आ जाता है जब माया नगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियाँ राजकुमार के महल में आ जाती हैं और वहाँ हिस्सा लेती हैं। राजकुमार बारी बारी सभी लड़कियों के साथ डांस करता है, बातचीत करता है, पर राजकुमार को कोई भी लड़की उसके अनुसार नहीं लगती। थोड़ी देर बाद प्रिया जादुई लहंगा पहनकर उस महल में आ जाती है। जैसे ही राजकुमार की नजर प्रिया पर पड़ती है, वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर हाथ पर किस करता है। फिर उसे अपने सिंहासन के पास लेकर जाता है और जयमाला लेकर प्रिया के गले में डाल देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नेहा अपने पापा और अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के बाद ही उसके पापा भी सदमे में चले गए थे, जिस कारण वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगे थे। नेहा के घर का गुजारा अब उसकी दादी की पेंशन से ही चलता था। नेहा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। नेहा के कॉलेज में एक मीना नाम की लड़की थी। मीना बहुत ही अमीर और बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा नेहा का मजाक उड़ाती थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है, बच्चों, हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ी कंपनी आई है। कंपनी चाहती है कि जो भी स्टूडेंट सबसे अच्छा लहंगा डिजाइन करेगा, उसे कंपनी 5 लाख रुपए और कंपनी में एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनिंग की नौकरी मिलेगी। अनाउंसमेंट सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। नेहा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे और मैं अपने पापा का इलाज एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करा सकती हूँ। तभी वहाँ पर मीना अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है। क्यों नेहा, तुम तो लगता है अभी से सपने देखने लग गई कि इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। हाँ, मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी और इसे मैं जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी और देखना, ये कंपटीशन में जीत कर ही रहूंगी। मेरे होते हुए तुम ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं जीतोगी नेहा। ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। ठीक है मीना, हम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस? तो ठीक है, अगर तुम जीतोगी तो तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जीती तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है मीना, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। अच्छा बताओ तुम सभी, ये कंपटीशन कौन जीतने वाला है? मीना। देख लिया, इन सभी को मुझ पर कितना विश्वास है और ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो अपनी दादी को सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, अभी कंपटीशन में पूरा 2 महीना है।
मैं अपनी पुरानी सिलाई मशीन तुम्हें निकाल कर देती हूँ। तुम उस मशीन पर अपनी तैयारी कर लेना और एक अच्छा सा लहंगा सिलना। दादी नेहा के लिए अपनी मशीन निकाल कर लाती है और नेहा उस मशीन पर अपनी तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे यार, मैंने नेहा से सबके सामने शर्त तो लगा ली, लेकिन मुझे तो सिलाई मशीन चलाने तक नहीं आती है। अब मैं क्या करूं? मीना सीधा अपने पिता के पास जाती है। डैड, अभी के अभी मेरे लिए एक ब्रांडेड सिलाई मशीन लेकर आइए। मीना के पिता गांव के एक जमींदार थे। ठीक है बेटा, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड सिलाई मशीन लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मीना के पास भी एक ब्रांडेड सिलाई मशीन आ जाती है। मीना उस मशीन को चलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसके माता पिता उसके पास आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? ये देखो ना डैड, मेरे हाथ में सुई चुभ गई। अरे बेटा, तुम्हें सिलाई मशीन चलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बताती, हम किसी भी फैशन डिजाइनर से बोलकर तुम्हारी मर्जी का लहंगा सिलवा सकते थे। मीना अपने माता पिता को अपने कॉलेज कंपटीशन के बारे में बताती है। अरे बेटा, हमें किसी भी इनाम की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुझे किसी नौकरी की जरूरत है। अरे तेरे बाप के पास बहुत धन दौलत है बेटा। ओहो डैड, ये सब मैं इनाम और नौकरी के लिए नहीं कर रही हूँ। दरअसल मैंने पूरे कॉलेज के सामने एक लड़की से शर्त लगाई है। मुझे तो इस कंपटीशन में खुद जीतकर उसे हराना है। वहीं नेहा लहंगा बनाने की पूरी कोशिश करती है। नेहा सुबह सुबह कॉलेज जाती थी और वापस आकर अपना लहंगा बनाने की कोशिश करती थी। क्यों नेहा, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारियां? मुझे सीखने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम तो बस कोशिश करती रह जाओगी और देखना, ये ट्रॉफी मैं उड़ा कर ले जाऊंगी। और तुम तैयार हो ना? क्योंकि तुम्हें पूरे कॉलेज में बंदरिया बनकर घूमना है। मीना की बात सुनकर पूरा कॉलेज जोर जोर से हंसने लग जाता है और नेहा वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपना लहंगा सिलने लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो बहुत ही सुंदर लहंगा सिल लेती है। कंपटीशन में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। वहीं मीना अभी तक ठीक से मशीन भी नहीं चला पाई थी। ओह गॉड, ऐसे तो नेहा ये कंपटीशन जीत ही जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मीना नेहा के घर जाती है। नेहा उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे मीना, तुम मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भले ही तुम्हें कुछ भी कहती हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है ना। अब क्या मुझे यहीं खड़ा रखोगी? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? ओह, मुझे माफ करना। आओ आओ, अंदर आओ। नेहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे रात को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने तुमको सबके सामने इतना बेइज्जत किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो नेहा। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो, तो तुम मुझे मार भी सकती हो। नहीं दोस्त, कोई बात नहीं।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ तो चलो, इसी बात पर मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर लाओ। हम दोनों साथ में बैठकर आज जूस पियेंगे। नेहा जूस बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। मीना पीछे से उसका लहंगा ढूंढने लग जाती है, लेकिन मीना को लहंगा कहीं नहीं मिलता। तब तक नेहा जूस बनाकर मीना के पास आती है। फिर दोनों मिलकर जूस पीती हैं। अरे नेहा, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या तुम मुझे अपना डिजाइनर लहंगा नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी। आओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। नेहा मीना को अपना लहंगा दिखाती है। मीना उसका इतना खूबसूरत लहंगा देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, अरे इसका लहंगा कितना खूबसूरत है। ऐसे तो ये कंपटीशन जीत ही जाएगी, फिर मेरी कितनी बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे दोस्त, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीतो, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। तो तुम्हारी जीत के लिए मैं हारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम अच्छे से अपना लहंगा पूरा करो, मैं चलती हूँ। अरे यार, ये लड़की तो आज कंपटीशन में जीत ही जाएगी। हे भगवान, पूरे कॉलेज में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। भागी भागी मीना अपने पिता के पास जाती है। डैडी, मेरे लिए अभी के अभी एक सुंदर और ब्रांडेड लहंगा लेकर आइए। मुझे उस नेहा की बच्ची को कैसे भी करके हराना है। मीना रात को नेहा के घर पर जाती है और उसका लहंगा चुराकर एक नदी में फेंक देती है। सुबह जब नेहा अपना लहंगा देखने आती है तो उसे अपना लहंगा घर में कहीं नहीं मिलता। वो सीधा अपनी दादी के पास जाती है। दादी, आपने मेरा लहंगा कहीं रख दिया है क्या? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा लहंगा देखा तक नहीं है। तभी नेहा के पास मीना का फोन आता है। हेलो नेहा, मैंने कहा था ना कि ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। मैंने तुम्हारा लहंगा सामने वाले जंगल की एक नदी में फेंक दिया है। जाओ, जाकर अपना लहंगा निकाल लो। रोती हुई नेहा जंगल में जाती है और नदी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा परी को वो सारी बातें बताती है। मेरा वो कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने पापा का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो बेटी, तुम ये लहंगा उस कंपटीशन में ले जाओ, फिर देखना वो कंपटीशन सिर्फ तुम ही जीतोगी। नहीं परी जी, मुझे ये लहंगा नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से बनाया गया ही लहंगा चाहिए। मैं वही लहंगा लेकर अपने कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई बेटी। उसके बाद परी अपने जादू से नदी से नेहा का लहंगा बाहर निकाल देती है। ये लो बेटी, तुम्हारा लहंगा। और ये सोने का लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। बेटी, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन
मीना अपना ब्रांडेड लहंगा लेकर जजेस के सामने आती है। ये क्या, तुम हमारे साथ चीटिंग कर रही हो? ये लहंगा तुमने नहीं बनाया है, ये लहंगा मार्केट से खरीदा हुआ है। तुम्हें धोखाधड़ी के मामले में हम जेल में भेजेंगे। मीना के बाद नेहा अपना लहंगा लेकर आती है। सभी जजेस उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह नेहा वो कंपटीशन जीत जाती है। सर, आप मेरी दोस्त को माफ कर दीजिए, उसे जेल में मत भेजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। उसके बाद जज मीना को माफ कर देती हैं। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नेहा से माफी मांगती है। नेहा उसे माफ कर देती है। अब नेहा को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपने पापा को पूरी तरह ठीक कर लेती है और इस तरह सभी लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।